npm start से। npm सर start npm start npm उस start फोल्डर में चलाने के लिए मुझे सबसे पहले उस लोकेशन पे आना है जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट लोकेशन रखा में हुआ आ है। जाए। जी सर। सही है, तो मैं npm start चला देता हूँ यहाँ पे। सर ये आपकी गिटहब पे अच्छा मौजूद है यार, एक बात आप लोग बताएं मुझे क्लास के कितने लोगों ने वैसे हेलो वर्ल्ड कर लिया और अपने सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट रन करके ट्राई कर लिया है? सर कर लिए। कर लिया सर, सबने कर लिया। चलो ये तो एक अच्छी बात है। अब ये बताएं कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है? यानी सबके आज स्मूथ हो गया, इसका मतलब ये समझूं मैं? That's यस good. सर, यस सर। चले, अच्छी बात है। तो आप लोग ने प्रैक्टिस हमें किस पे करनी है, फोकस किस पे करना है? फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन क्लास कंपोनेंट जो था आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही है? जी सर। बिल्कुल गुड है। चले, अच्छा तो आप लोगों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया और कहीं डिप्लॉय किया अपने कुछ भी बना के रिएक्ट पे? यस सर, गिटहब पे अपलोड करा है सर। कर लिया गिटहब पे अपलोड आप लोगों ने? सर सर्क पे भी किए। सही है, वेरी गुड। सर्फ तो लोकल चलता है ना? सर सर्च पे भी किया है। सर हाँ सही है, सही है, सही है, गुड है। फायरबेस पे भी आप कर सकते हो, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये है ही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो जहाँ जहाँ होस्टिंग होती है वहाँ पे आप इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हो प्रोजेक्ट। चले, गुड हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं आप। सर अगर हम जैसे कोई अलग डेटाबेस यूज करें, जैसे मोंगोडीबी हो गया, तो सर इसको भी हम मतलब फायरबेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं? हाँ, MongoDB भी अगर होगा तो MongoDB भी देखें, यूजुअली सर्वर अलग होगा आपका। अगर 3 टायर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये होता है कि सर्वर अलग होगा आपका, डेटाबेस अलग होगा आपका और क्लाइंट अलग होगा आपका। तो डेफिनेटली क्लाइंट आप अपने क्लाइंट के होस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, सर्वर के होस्टिंग सर्वर्स अलग होते हैं, आप वहाँ डिप्लॉय करोगे। और लेट से भी आप MongoDB की बात कर रहे हैं तो mLab है, mLab क्लाउड है जिसके ऊपर आप MongoDB को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो फ्री में, 500 MB तक का, और गुड इनफ है। हम लोग जो MVP बनाते हैं और टेस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, उसके लिए गुड इनफ है। अच्छा, लास्ट क्लास हमने एंड करी थी इसी टॉपिक से। आपके सामने जो कोड नज़र आ रहा है, एक ऐप का फोल्डर आप लोगों ने बनाया था, ऐप की फाइल, इसमें सारी चीज़ें क्रिएट करनी थी हमने और देखा था इसको किस तरह से चल रही है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से हो रहा है? इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। यस सर, क्लियर है। अगर मुझे इस OBJ का नेम प्रिंट करना है अपने पास इस पैराग्राफ के टैग में, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर obj.name करिए। obj.name, ये प्रिंट हो जाएगा रिएक्ट पे? जी सर। हो गया, बिल्कुल ऐसी तरीका था। अब आपसे सवाल है, मैं एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जो हम पहले भी बना के देख चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, इस डायरेक्टरी का मैं नाम लिख रहा हूँ टू डूज, ठीक है। इस डायरेक्टरी में एक बनाते हैं index.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आप लिखेंगे और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में आप क्या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, JSX टाइप कर सकते हैं आप। अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पर कुछ भी एक डमी लिख देते हैं टू डूज, इसको मुझे यूज़ करना है इस app.js में। तो क्या तरीका होगा कि मैं ये टू डूज को app.js में यूज़ करूँ? पहले एक्सपोर्ट करेंगे टू को, फिर इंपोर्ट कर सर देंगे ये आप। पहले एक्सपोर्ट करके वहाँ इंपोर्ट करेंगे और इधर से यूज एक्सपोर्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट करेंगे, मर्जी है जी सर। सर। मर्जी है। हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, टू डूज को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लिया, मीन के ये जो हमने फंक्शन बनाया ये एक्सपोर्ट हो गया। app.js में अब इसको गेट करने का क्या तरीका होगा? इंपोर्ट करेंगे सबसे ऊपर। इंपोर्ट करेंगे सर। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सर। और यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा, अपनी फाइल की लोकेशन लोकेशन टू डूज में, और टू डूज में कहाँ पर है,
इंडेक्स में अगर मैं इंडेक्स नहीं लिखूं तो सर तो वो भी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहेगा। निकल जाएगा। क्योंकि इंडेक्स जो है वो ऑटो वो उठा लेता है। इंडेक्स के अलावा कोई और नाम होगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे यूज करने का आप क्या तरीकेकार होगा, एंगल ब्रेक के अंदर लिख देंगे सर। टैग बनाएंगे इसका इस Yes, तरह sir. से। अच्छा ये वाला सर, तरीका सही है या आप इस तरह से इसको लिखेंगे? दोनों में से कौन सा आप यूज सर करें? दोनों लिख सकते हैं, लेकिन सर ऊपर वाला सही है। सेल्फ ऊपर वाला सही। ये सेल्फ क्लोज है और ये सेल्फ क्लोज नहीं है। दोनों को चेक कर लेना, दोनों प्रिंट हो गए। लेकिन सेल्फ क्लोज में क्या फ़ायदा, अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कहीं भी नहीं गया और उसका कोई फ़ायदा भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हमें बेहतर है कि आप इसको यहीं पे यूज़ कर लें। अच्छा अब सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो OBJ का नेम है ये मैं गेट कर लूँ टू-डूज में, तो इसके लिए मेरे पास क्या तरीका होगा? मेरे पास कोई तरीका है OBJ को मैं पास कर दूं, ये जो मैंने टू-डूज सर। गेट करा है इसमें सर प्रॉप्स प्रॉप्स के थ्रू बात कर। प्रॉप्स के फॉर्म में सर, अगर हम प्रॉप्स को यूज करने का तरीका मेरे पास किस तरह से होता है? एट्रीब्यूट OBJ इक्वल टू एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते थे क्लास का, आईडी का, तो आप यहाँ पे अपने कस्टम सर एट्रीब्यूट प्रॉप्स बना क्या सकते होता है? हैं। जी बिल्कुल मैं बताता हूँ। पहले हम लोग डेटा पास करके देखते हैं, फिर मैं आपको डेटा बाइंडिंग और प्रॉप्स वगैरह चीज़ें बताता हूँ। हमने ये यूज़ करा है, ये जो एलिमेंट आपने यूज़ करा है, ये एलिमेंट रिटर्न क्या कर रहा है? ये एलिमेंट आपको पूरा एक JSX रिटर्न कर रहा है जो आपके पास स्टूडियोज में बना हुआ है। और ये आपने देखा कि आपको वेब पे ही नज़र आ रहा है। आपने टू डूज लिखा हुआ है इस फोल्डर में और ये इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पर एज अ टैग। अब हम लोग चाहते हैं कि ये एलिमेंट जो है पेरेंट है, ऐसा ही है। जी सर। विजुअल स्टूडियो आपको जो app.js है ये पेरेंट है और जो टू डूज है ये क्या है? चाइल्ड है। चाइल्ड। मैं चाहता हूँ अपने पेरेंट्स से कुछ डेटा पास करूँ अपने चाइल्ड को, और पेरेंट मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो यूज़ भी हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट इसको डेटा पास कर दूँ। एट्रीब्यूट हमारे कौन कौन से आप लोगों ने पढ़े हैं अभी तक? क्लास जी पढ़ा सर, है, क्लास या आईडी आईडी। क्लास आप नेम लोग और आईडी। अपने कस्टम भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ वैल्यूज़। आप लोग इस तरह से भी अपने कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, उसको कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो वैल्यूज़ पास करा है यहाँ पर अगर मैं आता हूँ अपने पास टू डूज में और यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर लेना है प्रॉप्स। पैरामीटर को सबसे पहले कंसोल करते हैं, इस पैरामीटर मेरे पास आ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के प्रॉप्स लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि कंसोल किस तरह से चल रहा है। प्रोजेक्ट पे आते हैं, कंसोल ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स नज़र आ गया बिल्कुल, और ये कोई वार्निंग आ रही है वैलिडेट डॉम डिव प्रोड्यूस पी लाइट, कुछ मिस्टेक करी है वहाँ पे। पी में इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो फिलहाल इसको हटा दें, ठीक है। एरर तो इसका सॉल्व हो गया। देखिए प्रॉप्स हम लोगों ने इनपुट लिया और यहाँ पे प्रॉप्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में आपको क्या डेटा नज़र आ रहा है? जो आपने एट्रीब्यूट पास करा था, ऐसा ही है। मैं अगेन से दिखाता हूँ। मैंने टू डूज में कंसोल यूज़ करा है, अभी फ़िलहाल मैं ब्लैंक कंसोल आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कंसोल है, टू डूज में चल रहा है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर लेता हूँ अपने फंक्शन में और उस पैरामीटर को यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस पैरामीटर में क्या आ रहा है। इस पैरामीटर में आपने देखा क्या आ रहा है? कुछ वैल्यू नज़र आ रही है, किसमें? ऑब्जेक्ट में, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट की जो है वो वैल्यूज़ है और डेटा जो है वो डेटा है। आप लोगों ने देखा ये हम लोगों ने इसी टू डूज को पास करा था इसके एट्रीब्यूट में, वैल्यूज़ डेटा। ये इसको यहाँ पे गेट हो गया एज ऑब्जेक्ट में, उसकी वैल्यू गेट हो गया। अगर यहाँ मैं मल्टीपल वैल्यूज़ पास करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं
तो यहाँ आप देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें गेट हो रही हैं, नेम एंड वैल्यू। ऐसा ही है यस सर। यस सर तो ये जो props की इंपोर्ट मदद से स्टेटमेंट है, जी यस इंपोर्ट स्टेटमेंट को थोड़ा रिपीट कर देंगे कैसे काम कर रही है? जी मैं बिल्कुल कर दूँ। प्रॉप्स की मदद से आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने जो भी यहाँ पे गेट करा है, एज अ इम्पोर्ट आपने गेट करा है, आप उसको डेटा पास करवा सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। इसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। आपने यहाँ से डेटा सेंड करा और इसको यहाँ पे इसके फर्स्ट पैरामीटर में मिल गया। इस फर्स्ट पैरामीटर को हम लोग नाम इसका जो है प्रॉप्स है। आप लोग कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैराम 1 यूज़ कर लो, पैराम आप लोग पैराम ए यूज़ कर लो, पैराम लिख लो। लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है प्रॉप से, आपको पता है कि पैरामीटर में आप कोई भी नाम से गेट कर सकते हो। ये सिर्फ ऑर्डर ले रहा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट सीक्वेंस पे रखा हुआ है। तो आपके पास प्रॉप्स की मदद से आप डेटा पास कर सकते हैं। प्रॉप्स आपको गेट होगा आपके पैरामीटर के फर्स्ट उसमें फर्स्ट पैरामीटर आपको गेट होगा और उसमें आप जो भी गेट करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पास करनी है वो वाली होती है। ये हमारे पास डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में। ये डेटा बाइंडिंग हमारे पास यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा ट्रेवल करवा रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं। सर ये एक ही प्रॉप में एक ही पैरामीटर में सारी वैल्यू आ गई इसकी वजह? जी बिल्कुल, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट में इसने सारी वैल्यू ला के दे दी। अब आपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भेजा हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं डेटे के बजाय मैं यहाँ पर कुछ और बना देता हूँ, मैं डेटे के बजाय यहाँ बना देता हूँ आईडी इस तरह से। सर वो ऊपर वाला पास कर दे वो पीछे। जी देखें, मैंने डेटे की जगह यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस मैंने क्यों लगाया है? डायनामिक करने के लिए, ऐसा ही है। दूसरा कर्ली ब्रेसेस मेरा ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। अगर यहाँ पे मैं डायनेमिक बनाने के लिए अपना ओबीजे डॉट नेम पास कर दूं तो मुझे वैल्यूज में क्या गेट होगा? नाम एबीसी मिल जाएगा और और अमीन आलम। ऑब्जेक्ट का मिल नाम पास हो जाएगा जाएगा। एबीसी, और तो ये मिल गया है। इसको मैं यहाँ यूज किस तरह कर सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ इसको यूज कर लूँ, प्रॉप्स डॉट नेम या कुछ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे जिस तरह ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, प्रॉप्स डॉट नेम। और नेम जो भी आपने यूज सर करा है। एट्रीब्यूट का तो नाम देंगे यहाँ ना सर यहाँ पे? देखिए नेम यहाँ पे आ गया आपके सामने, और अगर यहाँ पे आप वैल्यूज लिख देते तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है एबीसी। आप प्रॉप्स की जगह डायरेक्ट नेम भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह भी बिल्कुल डिस्कस करते डीस्ट्रक्चरिंग करके हैं जी, हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट में आपने डॉट करके वैल्यू को एक्सेस कर लिया और वो आ गई। अच्छा, ये पैरामीटर प्रॉप्स लिखना ज़रूरी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं ना? यस सर। कुछ भी आप ले Yes, sir. सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड Yes. केस हमेशा आप यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड केस फॉलो किया जाता है। जो प्रॉप्स है तो उसको नाम प्रॉप्स ही लिखा जाएगा, ऐसी बात है। आप लोगों ने देख लिया कि आप यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट डेटा पास कर सकते हो। अब आते हैं हमारे केस पे स्टाइलिंग पे, कि मुझे देनी है कोई ना कोई स्टाइलिंग। यहाँ पे पास कर देते हैं कोई नेम, पूरा ओबीजे पास कर देता हूँ मैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड केस रखते हैं, ओबीजे को एज अ ओबीजे पास कर देते हैं और नाम को मैनिपुलेट नहीं करते। बिल्कुल सही तरीका यूज करते हैं कि जो नाम है वही इसी को पास करते हैं। और यहाँ पे ओबीजे डॉट नेम, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एबीसी प्रिंट हो गया। यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं खालिद का नाम लिख देता हूँ। खालिद आ गया, यहाँ पे एज अ गेट हुआ और यहाँ पे मिल गया। मुझे यहाँ पे क्लास देनी है, सीएसएस इंटीग्रेट करनी है, सीएसएस में स्टाइल लगाना है मुझे कि इसका जो भी कलर है या इसका फॉन्ट पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ या इस पर मैं कुछ बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ डिव पे। तो मेरे पास क्या तरीका होगा क्लास लिखने का? हमारे पास पहले क्या तरीका था? क्लास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्लास नेम। क्लास नेम। ये रिप्लेस करने की वजह ये थी कि क्लास एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। आप लोग .js की फाइल यूज़ कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्लास आप लिखेंगे तो ये इसको जावास्क्रिप्ट का क्लास समझेगा, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो JSX ने क्लास को क्लास नेम कर दिया कि जो आपका CSS का क्लास है वो इस तरह इंटीग्रेट। अगर मैं कोई यहाँ क्लास का नाम लिख देता हूँ box1, ठीक है। तो CSS लिखने के लिए अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है आप बताएंगे? सर इसको स्टाइल app.js की फाइल में आएंगे, Style CSS की index.css की फाइल में चले जाएं, ये मिटा देते हैं सारा। app.css की फाइल में सर। इंटरनल भी कर सकते, एक्सटर्नल भी कर सकते। अच्छा, अगर index.css की फाइल में यहाँ पे मैं कुछ बना के दिखा दूँ आपको, बैकग्राउंड इस पर दे देते हैं कुछ भी कलर, और यहाँ पे हम कोई कोड यूज़ कर लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं, मैक्स विड्थ दे देते हैं, ठीक रहेगा इतना? ठीक है। और इसके किसी पैरेंट एलिमेंट को टारगेट करते हैं जो हमारे पास है, अब ठीक है। आपने यहाँ पर एक मैंने यहाँ box1 की क्लास यूज़ करी है और यहाँ पर टू डूज की क्लास यूज़ करी है, उसको CSS इंटीग्रेट करी है और ये हो गई है। और इसको चेक करते हैं, स्पेक एलिमेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, क्लास नेम नहीं आ रहा है क्योंकि इसने इसको चेंज कर दिया है, इसके ब्रिज पे जाके इसको ट्रांसपाइल करके इसको कन्वर्ट कर दिया है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, जो HTML था, डॉम था, ओरिजिनल डॉम था वर्चुअल डॉम से। और यहाँ पे आपको टू डूज की क्लास नज़र आ रही है, यहाँ पे CSS लिखी हुई नज़र आ रही है। आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी नहीं क्लास box1 और वो सब चीज़ें नॉर्मल जो होती थी हमारे पास। सर एक क्वेश्चन था सर। जी पूछे। जी सर, वैसे सर index.js भी हम यूज करते हैं ये एप्लीकेशन में सर, और app.js भी यूज करते हैं सर, तो रिकमेंडेड क्या है कि हम अपना पहला कोड कहाँ पर लिखें, index.js में लिखें, app.js में लिखें? अच्छा, तो index.js जो है हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट की फाइल है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक फाइल पास, एक कंपोनेंट पास हुआ है ऐप का। तो आप अपनी जो भी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे अगर लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। आप क्या करते हैं, कंपोनेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक इनिशियल लेवल पे एक कंपोनेंट बना देते हैं जो इन लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऐप के नाम से। आप भी अपने नाम से कुछ बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐप एक डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो आप app.js से अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे जो भी। अब आपको जितने भी कंपोनेंट इंटीग्रेट करने हैं आप सब वो यहीं करेंगे। अब आपके लिए ये मेन हो गया और इसको आपने बिल्कुल ही पेरेंट पे रख दिया और ये आपके लिए फर्स्ट पेरेंट हो गया। ठीक है। ओके। और सर CSS मतलब index.css में भी कर सकते हैं और app.css में भी, और कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं सर, तो कहाँ पर हमारे पास यहाँ रिकमेंडेड है? कैसे के index.css में CSS पास हुई हुई है, index.css, तो इसको लगाने का मतलब है कि ये CSS यहाँ से इस लाइन से इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फ़ायदा हो गया, ग्लोबल लेवल पे CSS हो गई। अब आप app.js में जाते हैं तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक CSS पास हुई हुई थी जो मैंने नहीं करी, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इंपोर्ट, और हमारे पास जैसे कि डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाती है। app.js, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी आपने यहाँ पे नाम से फाइल बनाई है, इस तरह से app.css। अब ये app.css जो इंटीग्रेट हो रही है वो app.js के फोल्डर से हो रही है। इसके चाइल्ड टू डूज में तो ये मिलेगी, अगर आप app.js में कोई CSS इंटीग्रेट करते हैं टू डूज में तो ये आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि इसका चाइल्ड है। लेकिन इंडेक्स इस index.js पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है,
ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बनता है हमारा, क्योंकि ये पेरेंट है, इसके पास इंडेक्स है, तो ये सब सारे चाइल्ड के पास सर लेकिन हमने तो सर चाइल्ड को जो है ना प्रॉप्स में डेटा पास किया हुआ है, सीएसएस हमने तो वो पास नहीं किया हुआ है, तो वो कैसे अच्छा, वो हमारे तो पास जो है जेएसएक्स रिटर्न हो रही है, जेएसएक्स जो है इसकी जगह पे रिटर्न कर रहा है हमारे पास। आप देखें यहाँ पर रिटर्न किस तरह से हो रहा है। रिटर्न ये आपको सिंगल पेज नजर आ रहा होगा कि ये एक ही पेज पे चारों डिव आपको नजर आ रहे हैं एक ही साथ, तो इसका अलग कंपोनेंट नहीं नजर आ रहा है, सब एक ही साथ है। तो आपने जो डेटा पास करा है वो रिटर्न होके कन्वर्ट होके यहाँ पर वो एज HTML इंटीग्रेट हो चुका है। अब पेरेंट इसका CSS यहाँ से इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ से जो भी CSS लगेगी वो इसके पास चल सकती है, और इंडेक्स जो है वो आपको इंटीग्रेट हो रही है यहाँ से। लेकिन अभी हमारे केस में दोनों पेरेंट हैं, क्योंकि हम अपनी कोडिंग स्टार्ट ही app.js से कर रहे हैं, तो इंडेक्स भी हमारे लिए ग्लोबल हो गया और app.css भी हमारे लिए ग्लोबल हो गया। सर जैसे कि ये पहले भी एक इंडेक्स डॉट जेएस पढ़ी है और एक आपने खुद से बनाई है ना, तो अभी जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो ये कहाँ से रन हो रहा है? डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस से हो रहा है या दूसरी जब आपने बनाई है? अच्छा, और जो ये मैंने इसका बनाई फ्लो है थोड़ा सा वो क्या होगा, ये किस फोल्डर तरह में चल बनाई रहा है होगा? जी। जो मैंने बनाई है वो एक डायरेक्टरी बना के उसमें बनाई है। अगर मैं आउटसाइड बनाता तो ये तो ओवरराइट होने नहीं देता, तो मैंने डायरेक्टरी बना के बनाई है। हमारे पास जो फर्स्ट पेरेंट है वो ये है, ये वाला इंडेक्स है, यही वो रीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद पास कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। रेंडर भी यहीं पे हो रहा है, तो रेंडर हमारा इस इंडेक्स डॉट जेएस से हो रहा है। इसमें हमारे पास ऐप है, और ऐप में जो दूसरा इंडेक्स है वो दूसरी डायरेक्टरी में बना हुआ, तो उसके नहीं हुआ था, कंपोनेंट डील हो रहा है, तो उसका कोई मतलब रूट एलिमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है सर इसका इजी हल ऐसा नहीं है कि आप एक फोल्डर बना के स्टाइल का, उसके अंदर मेन ऐप डॉट सी एस एस रखें और बाकी सारी सी एस एस कंपोनेंट की सी एस एस फाइल्स उसमें इंपोर्ट करवा लें? हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है ये भी। अपना अपना कैसे आप किस स्टाइल को फॉलो करना चाह रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप कौन सा फॉलो करना चाह रहे हैं। हम उसमें ये भी कर इंटीग्रेशन सकते ज़रा हैं कि इजी टू हो डूज, जाती है। बिल्कुल हम ये भी कर सकते हैं टू डूज की अपनी CSS बना लें, टू डूज के नाम से टू डूज डॉट CSS। आप ये भी कर सकते हैं, वो सिर्फ अवेलेबल होगी टू डूज के लिए, आप यहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो भी आपने टू डूज की क्लास में CSS लिखी थी वो आप इंडेक्स डॉट CSS से बिल्कुल हटा देते हैं, और आप उसको रख देते हैं टू डूज की CSS में। तो अभी भी आपके केस में वो सब चल रहा है और सारी CSS इम्प्लीमेंट हो रही है, टू डूज की भी हो रही है। इस केस में हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम हर कंपोनेंट्स की अपनी CSS बना सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। अब इसके जो टू डूज के चाइल्ड आएंगे हम उसको यही CSS मिल जाएगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ लगी हुई है। आप पेरेंट टू चाइल्ड CSS अलग कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं ग्लोबल CSS का एक फोल्डर बना दें, लेकिन ग्लोबल आपके पास नॉर्मल इंडेक्स होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं app.css की मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि इंडेक्स ही हमारे पास ग्लोबल है, ये एक ही काफ़ी है। बाकी अगर मुझे कोई चाइल्ड में चाहिए होती है तो मैं उसके अंदर इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है सर आपसे एक सवाल पूछना था कि सर आपने लास्ट क्लास में कुछ स्टार्टर किट के हवाले से बताया था, तो सर मतलब हम अपनी स्टार्टर किट किस तरीके से बना सकते हैं अगर हमने कोई कोड रेडी करके रख लिया हो तो? जी। अब सिनेरियो ये है कि मैं सिनेरियो आपको रिपीट कर देता हूँ, तो स्टार्टर किट्स पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। मेरी गिटहब पे मैंने कुछ चीज़ें रखी होती हैं। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो रिएक्ट असाइनमेंट के नाम से मैं इसलिए रख देता हूँ कि अगर मुझे कुछ असाइनमेंट देने होंगे तो वो भी मैं आपको इसी पे दे दूँगा। तो ये टू डू का असाइनमेंट आप लोग बाद में बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए है कि रिएक्ट इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that is used for building user interface specification for single page application is used for handling the view layer web and mobile apps। व्यू लेयर से मुराद है कि रिएक्ट पे आप टोटली क्लाइंट साइड हैंडल कर रहे हैं। व्यू लेयर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जो भी क्लाइंट फेस कर रहा है आपका यूज़र इंटरफेस, तो ये सारा क्लाइंट साइड है। रिएक्ट अलाउ यू टू क्रिएट रीयूजेबिलिटी
यूआई कंपोनेंट, मतलब रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। इसमें आपके सर पास सिंगल पेज का सर इसमें जो option ये जो एलिमेंट्स हैं जी। कंपोनेंट्स, जो एक तो चलो टू डू लिस्ट का बन गया, दूसरा जो नीचे टास्क लिस्ट आती है, ये मटेरियल यूआई से हम उठा सकते हैं और सबसे आइकॉन्स। बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ मटेरियल यूआई। इसके अलावा मैंने आपके यूज पास करके बूटस्ट्रैप इसका ये है बनाया है, लेकिन इसका ये जी जो ड्रॉप डाउन है जी। जब आप ऐड करते हैं तो it comes as a box comes underneath, right? वो कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे मटेरियल यूआई में? मटेरियल यूआई मैं एक काम मैं करता हूँ, मटेरियल यूआई यूज़ करें, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है। मैं कुछ मटेरियल्स उसमें से निकाल के आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप में से स्टूडेंट में से कोई शेयर करना चाहेगा जो करंटली असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा है तो वो कर सकता है यहाँ क्योंकि पे। मैंने फोंट ऑसम यूज किया है इसके जी लिए फॉन्ट आइकॉन्स के। ऑसम, अच्छा आप आइकन्स के बारे में पूछें तो फॉन्ट ऑसम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइकन्स के नहीं है। हमारे पास फॉन्ट ऑसम 4 है, फॉन्ट ऑसम 5 है, तो ये जी मैंने वो दोनों 5 यूज किया आइकन्स उसके लिए, ज़्यादातर हम लोग वहीं आइकन्स से के यूज़ लिए, करते हैं जी बटन के लिए और जी। इसके लिए। लेकिन ये जो नीचे बॉक्स जो है ना, ये कौन सा एलिमेंट यूज करेगा नीचे वाले बॉक्सेस के लिए, ये जो बॉक्स आप अपीयर होते हैं? कस्टम बना रही हैं, कस्टम बना रहे हैं, अच्छा कस्टम बना लें, ठीक ये है। इंटीग्रेट हो रहा है तो आप अपनी जो भी आप इसमें टाइम डिले लगाते हैं ताकि थोड़ा सा एनिमेट हो जाए, उसका आप कस्टम सर बना एक लें। बार इसमें कंप्लीट क्या टू डू हुआ ऐप है बना के दिखा सकते हैं? सर, टू डू ऐप मैं आपको असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ, मैं अगर बना दूंगा तो फिर असाइनमेंट नहीं रहेगा, मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूंगा जरूर। सर एक ये बना के दिखा दें और असाइनमेंट के तौर पे कुछ और दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा चलें थोड़ा सा सर बनाते हैं या कुछ और बना दें, कुछ और बना दें जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। असाइनमेंट ये दे दें ताकि हम थोड़ा एक दफा ना सर एंड टू एंड फ्लो देख लें कि स्टार्ट टू एंड स्टेप्स किस अच्छा आप तरह है, ये तो देखें कि हमें आपके बहुत हेल्प हो पास जाएगी। सबसे पहले टू डू ऐप और ई कॉमर्स ऐप हम बिल्कुल देखते हैं। स्टार्टर किट में आपके पास मैंने कुछ एप्लीकेशंस की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जिसमें हमारे पास रिएक्ट टेम्पलेट है जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी आपके सामने। रिएक्ट हुक विद बूटस्ट्रैप किट, जेसन सर्वर ज़रूर देखना बड़े काम का है। रिएक्ट राउटर डॉम हम बाद में यूज़ करेंगे टेम्पलेट। तो ये कुछ टेम्पलेट हैं आपकी जो स्टार्टर किट के तौर पे आपको यूज़ हो जाएंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिंक हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बिल्कुल। और कुछ बॉयलर प्लेट्स इसमें रखी हुई हैं स्टार्टर किट्स के नाम से जो यहाँ पर हैं, रीडर्स ऑब्जर्वेबल और रिएक्ट की लाइब्रेरीज, ये बॉयलर प्लेट्स, ये लिंक के ऊपर 11 बॉयलर प्लेट्स हैं और ये काफ़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका लिंक रखा है। ये देखें ये क्रिएट टैब पे प्रीरेक्विजिट्स इनके क्या होंगे जो स्टार्टर किट्स हैं? जी दोबारा पूछें। ये स्टार्टर किट्स की कोई प्रीरेक्विजिट्स हैं तो वो भी साथ मेंशन किए हैं? इसमें पूरा मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों से, इसमें काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये आप लोगों की हेल्पफुल होंगी। अच्छा स्टार्टर किट की एग्जांपल आप लोगों में से कोई देना चाहेगा, फिर मैं आगे अपने आप शेयर करता हूँ। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके बड़े काम की हैं, इसको प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कर दें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। रिएक्ट छोटी सी नहीं होगी, रिएक्ट एक लाइब्रेरी ज़रूर है, लेकिन जब आप काम करने जाएंगे तो मल्टीपल लाइब्रेरीज की आपको ज़रूरत पड़नी है। मल्टीपल लाइब्रेरीज जिसमें हमारे पास एक राउटर आ गया, मटेरियल यूआई आ गया, स्टाइल कंपोनेंट आ गया, रिडक्स आ गया, रिडक्स ऑब्जर्वेबल आ गया, RxJS आ गया, और आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेशन सर करनी है। एक्सियोस हो सर गया। लेकिन ये तो रीडिंग से समझ में नहीं आती ना सर, इसको प्रॉपर रीडिंग लर्न से करना पड़ता देखें, आप किसी चीज़ को रीड करना शुरू करेंगे ना तो आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे। अब अगर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको नो हाउ हो कि भाई ये लाइब्रेरी है तो आप उसका हैंड्स ऑन करें और इसके लिए सर्चिंग करें, डिस्कशन करें कि क्या है, किस तरह चलती है। तो इसमें तो ये सब सैस चीज़ें नहीं है, CSS की जगह अगर सैस यूज की जाए तो ज्यादा नहीं अच्छा? नहीं, सास को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अगर सास को कोई और रिकमेंड करता है तो अच्छी बात है, सास में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जब आप ऑलरेडी रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सास की ज़रूरत नहीं है आपको। जब हमारे पुराने स्ट्रक्चर थे जब jQuery के, तो हम सास की तरफ जाते थे कि हमें डायनेमिक मिल जाता था CSS में, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सर इसमें तो जो ई सास पे कॉमर्स नहीं ऐप है जाए, जो कोई भी आपके नहीं जाए स्टार्टर सास किट पे, में, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। सर आपके स्टार्टर किट में ई कॉमर्स है, मतलब ये जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है इसमें डेटाबेस नहीं यूज होगा? डेटाबेस बिल्कुल यूज़ हो रहा होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप SQL का डेटाबेस यूज़ करें, MongoDB का यूज़ करें, फायरबेस का एक अच्छा सर जब ऑप्शन आप है। असाइनमेंट देंगे तो डेटाबेस यूज करना होगा हमें? मैंने आप लोगों के लिए अच्छा काम ये करा था, मैंने एक असाइनमेंट रखा था जो था जेसन सर्वर। तो जेसन सर्वर पर आप अपनी APIs की हैंडलिंग कर लेंगे लोकली ही कर लेंगे इसको, आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है सर डमी डेटा इसमें अवेलेबल होता है? जी, एपीआई बना रही हैं हम जेसन की। सर फिर आज के असाइनमेंट देंगे आप? चलें आज का असाइनमेंट आप लोग जेसन सर्वर एक्सप्लोर करें। पूरी इंटीग्रेशन इस पर लिखी हुई है। सबसे पहले आपको npm install -g जेसन सर्वर इंस्टॉल करना है, ग्लोबल पैकेज, एक गिट का क्लोन करना है जो ऑलरेडी गिट पे रखा हुआ है मेरी। ये भी मैं दिखा देता हूँ क्या रखा हुआ है ये। और इस पे आपने क्या करना है, जेसन सर्वर -वॉच db.json का ये कमांड रन करनी है, तो आपके पास इस तरह का कुछ रन होगा। ठीक है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एपीआई इन रिएक्ट हुक, तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जेसन सर्वर का। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो, जेसन सर्वर ही ओपन है, ये देखें ये db.json मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक, ये बताएगा कोई कौन सा फॉर्मेट है ये? जेसन फॉर्मेट। सर ये जेसन है। अच्छा, तो ये जेसन है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं हमारे पास? सर बीसोन भी होता है सर XML होते हैं। सर XML है। XML होता है बिल्कुल। और क्या होता है? अरे बीसोन क्या तो मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये पूरा जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आप लोग जैसे कि एरे ऑब्जेक्ट, ये सारी पूरी इसकी नोटेशन बना सकते हैं। इसमें डेटा सीरियलाइजेशन बहुत इजी हो जाती है जेसन में। ठीक है, तो जेसन को भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल। जेसन आप लोग ये ले लें असाइनमेंट कि जेसन सर्वर बनाकर इस पर एक एपीआई चला लें। अब एपीआई चला के हम लोग क्या करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ। इससे पहले हम लोग आते हैं अपने वापस से प्रोजेक्ट पे, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। काफ़ी डिस्कशन हो गई है। प्रैक्टिकल केस हमारे पास क्या है कि सबसे पहले स्टूडूस में ही आते हैं। डेटा जो पास करा था उसको फिलहाल हम हटा देते हैं, डेटा पास करने की नीड नहीं है अभी, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। क्लास की नीड भी अभी मुझे नहीं है यहाँ पर, इसका मैं मिटा देता हूँ जो भी मैंने जहाँ पर सीरीज बनाई थी। टूडूस में मेरे पास कोई प्रॉप्स नहीं आ रहा फिलहाल। कंसोल भी मिटा देते हैं, सब चीज़ों को सिंपल कर देते हैं। टूडूस की क्लास रहने देते हैं, ये CSS मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे नीड है एक इनपुट बॉक्स की, ऐसा ही है। टाइप आप लोग मुझे साथ साथ रिपीट करते हैं, सिंटैक्स टाइप टेक्स्ट। और क्या क्या मुझे ज़रूरत है, बटन की और एक स्टेट की। और क्या चाहिए मुझे, एक डिफ चाहिए होगा। इसको एज यूएल ले लेते हैं और इसमें मैं स्टेट यूज होगी। सर यूज केस क्या, हम क्या करने जा रहे हैं अभी? हम लोग एक इनपुट फील्ड से डेटा लेंगे और बटन से उसको ऐड कराएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऐड बटन ले लिया और क्लास लगा ली यहाँ पे टू डू वैल्यू या टू डू वैल्यूज, टू डू वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे एक li ले लेते हैं जिसमें आपका डेटा प्रिंट होने जा रहा है और यहाँ पे आपका डेटा प्रिंट। सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट UI चेक करते हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, बिल्कुल आ गई हैं। जो भी आज यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस li में आपके पास टेक्स्ट ऐड हो जाएगा इस तरह से। ये सिनेरियो आपको करना है। जी सर, ओके। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप फंक्शन कंपोनेंट, और एक और ऑप्शन है आपका क्लास कंपोनेंट। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों बना के दिखा देता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करें, क्लास नहीं करें। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको क्लास से प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फंक्शन में आपको खुद बनाना है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा R&D हो जाएगी और आपकी एफर्ट्स यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ। सर ये मेथड चेंज क्यों किया गया सर? वो क्लास वाला है, इसमें क्या सर? वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। टू डूज क्लास के नाम से मैंने बना दिया, या टू डूज क्लास। ठीक है, दूसरा बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए।
और सब चीज़ों को बंद करते हैं। टू डूज क्लास इसको भी बंद करते हैं। टू डूज क्लास है यहाँ। सबसे पहले मैं कौन सा फोल्डर बना, index.js, ठीक है। क्लास कंपोनेंट लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट। रिएक्ट इंपोर्ट कहाँ से होगा, कोई बताएगा? रिएक्ट रिएक्ट से। रिएक्ट की लाइब्रेरी से। सर ये जो कैप्स में रिएक्ट कैपिटल में है, ये हमारा वेरिएबल होता है? हाँ, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो इस रिएक्ट के कंपोनेंट से एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देख सर इस लाइब्रेरी को हम इस ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर आ जाएगी, ये पॉइंट कर रहा होगा जी। ये यहाँ से पॉइंट होकर आया, इसमें सारा डेटा लिखा हुआ है और ये यहाँ से पॉइंट होकर आया। इसका शॉर्टकट क्या है सर टैब से? इट्स IAM समथिंग। कंट्रोल दबा के आप इस पर प्रेस करेंगे, अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको उस पर क्लिक कर देगा। और शॉर्टकट किसका कहना है आप, ये सब आ जाए? हाँ ये इसका IAM RAFC instead of writing down the whole thing you can just हाँ इससे हो जाता है। आप मुझे कोई बताएगा क्या RAFC tab। तो ये तभी होगा जब आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। आपके पास एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। फिर नहीं होगा ये। अच्छा, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। और रिएक्ट RAFC is for functional components, not for class प्लगइन based होगा तो हो जाएगा, सही है। प्लगइन मेरे पास अब इंस्टॉल नहीं है कोई भी। सही। आप लोग कर लें तो अच्छा है, आसानी जाएगी, लेकिन डायरेक्ट कोडिंग कर लें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, रिएक्ट का बनाने का तरीका, क्लास हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोगों को याद है जावास्क्रिप्ट में क्लास पढ़ा था? जी सर। तो यहाँ पे वो यूटिलाइज होने वाला है। एक क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ, उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ टू डूज और उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो सर इसमें रिएक्ट डॉम जरूरी नहीं होगा इंपोर्ट करना? रिएक्ट डॉम देखें, रिएक्ट डॉम में एक बार एक दफा काम हो कर गया चुके हैं हम। ये रहा, ये एक बार डॉम रेंडर हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इसमें कंपोनेंट टू कंपोनेंट स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब ये मैन है, ऐप के अंदर एक है, एक में दो है, दो में तीन है, मतलब कंपोनेंट में कंपोनेंट। ये जो है मेन कंपोनेंट हो गया और ये यहाँ पर डॉम को रेंडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें वर्चुअली हैंडल हो रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर टू डूज के नाम की क्लास बना ली, इसको एक्सटेंस करेंगे। अच्छा, एक्सटेंस के बाद हम यहाँ क्या लिखते थे, चाइल्ड लिखते थे ना, कोई चाइल्ड क्लास को रेफरेंस करते थे, ऐसा ही होता था? जी सर। सर पेरेंट क्लास नहीं, सर पेरेंट क्लास एक्सटेंड होगी ना? जी, पेरेंट क्लास यहाँ पे एक्सटेंड करते थे। तो यहाँ तो पर ये आपके पास पेरेंट क्लास कौन सी है? यहाँ पे आपको रिएक्ट ने आपको कंपोनेंट्स ऑलरेडी दी हुई है। आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, यहाँ पे गेट कर लें कंपोनेंट डायरेक्ट, तो आप यहाँ से यूज़ कर लें। अगर आप यहाँ से इसको गेट नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ये जो रिएक्ट गेट हुआ है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, दोनों तरीके से गेट हो जाएगा। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट या डायरेक्ट आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएं, कॉमा लगाएं और डायरेक्ट कंपोनेंट गेट कर लें, तो आपको रिएक्ट डॉट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपोनेंट से आ जाएगा। दोनों ऑप्शन सुटेबल। सर ये डिस्ट्रक्चर हो जाता है सर? जी, डिस्ट्रक्चर हो जाता है, बिल्कुल। डिस्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों का? डिस्ट्रक्चर्स जी सर। नो सर। चलें साथ साथ ही उसको करते हैं। ऑब्जेक्ट से सर डेटा निकालते हैं। अगर आपको सिनेरियो आता है तो हम डिस्ट्रक्चरिंग भी साथ साथ कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है? रिटर्न। रिटर्न में आपकी क्या प्रिंट होगी? JSX। अच्छा, रिटर्न क्यों नहीं हुआ ये? सर ये क्लास है तो इसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ना? वो तो होगा, अभी मैं कंस्ट्रक्ट। अच्छा, रेंडर हम लोगों ने भूल गया। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास जो मेथड यूज होता है, रेंडर यूज होता है। जो भी आपको पास करना है डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता फंक्शन की तरह। मैं फंक्शन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, तो ये आपके साथ भी होगा जब आप क्लास से फंक्शन और फंक्शन से क्लास में मैनिपुलेट होंगे। रेंडर हमारे पास यहाँ यूज होता है। रेंडर को आप कॉल करते हैं और रेंडर को रन करते हैं। रेंडर में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना रिटर्न कर सकते हैं और रिटर्न में आप अपनी पास करते हैं JSX, ठीक है। तो ये रेंडर का मेथड कॉल होता है।
और जो भी आपकी यहाँ पर रेंडर करनी है क्लास को, वो सब चीज़ें वो रेंडर में आप कॉल करेंगे और वो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे कॉल हो जाएगी। मैं यहाँ पे टू डूज पास कर देता हूँ और app.js में आगे टू डूज को गेट कर लेते हैं। पहले हमारे पास लोकेशन चेंज हो गई, अब ये वाली लोकेशन है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास ओके हैं। सर ये भी क्लास बेस कर लेना सर। और ये अभी फंक्शन ही रहने देते हैं, क्लास हम यहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्या चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है? एक्सपोर्ट करनी, एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डूज चेक करें तो ये टू डूज बिल्कुल आ गया हमारे पास सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मुझे बनाना है अगेन से वो सारी चीज़ें, इनपुट और सेट क्लोज बना लेते हैं इसको, बटन। सर वो उधर लिखे नहीं हुए, कॉपी कर लेते हैं। वो भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बना लेते हैं यूएल और यूएल में एल आई में टेक्स्ट। तो ये आपके पास टू डू का इसमें एरिया होगा, CSS पर आप इम्प्लीमेंट कर ही देंगे। आ गई सब चीज़ें, इस बटन पे क्लिक होने पे ऐड करनी है। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर आपके पास यहाँ पर है, कंस्ट्रक्टर में है सुपर। जो भी आपको डेटा पास करना हो आप कंस्ट्रक्टर और सुपर के ज़रिए इसमें पास करवाएंगे। और ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। सर ये सुपर किस चीज़ का फंक्शन है? सुपर आपको पास ऑप्शन होता है कि आप जब यहाँ से कंस्ट्रक्टर के साथ जब इंटीग्रेट हो रहे हैं, आप इसके चाइल्ड कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसकी इनहेरिटेंस आपके पास आ रही है। तो अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ से चाइल्ड से पेरेंट को कॉल करवाना है तो आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आप कंस्ट्रक्टर में आप सुपर के जरिए उसको पाइपलाइन बनाते हैं, एक तरह की पाइपलाइन बनाता है जो कॉल करता है आपके चाइल्ड से पेरेंट को, ताकि जो भी डेटा सर क्या पेरेंट ये के पास है। जी सर ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा या पेरेंट के, बिल्कुल पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अभी हमारे पास कोई केस नहीं है, एक छोटा सा केस था अभी, कौन सा हमने देखा था यहाँ पर, पॉप्स का, वही चेक कर लें। वैल्यूज कुछ पास कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यूज में मैं अपना नेम पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई बताओ क्लास कंपोनेंट में कैसे गेट होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर जो राउंड ब्रेक में, तो उसके अंदर दोबारा पूछिएगा सर। ये जो मैंने डेटा यहाँ पास करा है वैल्यूज, ये सर यार ये क्लास this.props जी नहीं है सर, ये एज एन एट्रीब्यूट पास होगा इधर reduce dot value कंस्ट्रक्टर में। पास करेंगे इस तरह से, सुपर इसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर में आप इसको लाएंगे और सुपर के जरिए कॉल होगा किसको, आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पेरेंट कंस्ट्रक्टर कौन है हमारे केस में? रिएक्ट खुद है, वो रिएक्ट खुद ही हैंडल कर रहा है सारी चीजें पुरानी। तो वो जितने भी कंपोनेंट से डेटा उसको मिल रहा होगा, इसके पेरेंट से चाइल्ड। सर यहाँ पे दिस यूज नहीं होगा। दिस की अब बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे यहाँ इसको यूज करना है टेक्स्ट में, तो मैं किस तरह करूँ? कर्ली ब्रेसेस बना दूं और क्या करूं? this dot values आ गया। और अगर मैं ये सब मिटा दूं तो ये आएगा? नो सर, क्योंकि अब तो ये वो कंपोनेंट का जो पहले रिएक्ट मैनेज कर रहा था सब कुछ। कोई बताया कि प्रॉप्स का डेटा प्रिंट होगा नहीं होगा? अब भी मैनेज कर रहा है, हो जाएगा सर। ये दिस भी तो उसी को कर रहा है ना, तो आना चाहिए सर। वो प्रॉप्स ही नहीं आ रहा होगा तो क्या? हमने तो पास ही नहीं करा ना। मैंने क्या कहा था, हम पास कर रहे हैं यहाँ से प्रॉप्स। सुपर कॉल किसको कर रहा है? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। ये सुपर क्यों था? कंस्ट्रक्टर जो है हमारे लोकल है, ये कंस्ट्रक्टर लोकल है, लेकिन सुपर क्या कर रहा है? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बना रहा है। अब ये तो खत्म, रिलेशन नहीं खत्म, तो डेटा आएगा नहीं आएगा? आप बताएं। नो कोई कहता है अभी भी आएगा? गुड सर। सर कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है। एनीबॉडी? बाय डिफॉल्ट का किसी ने नाम लिया, बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा ना। अगर आप नहीं लिखेंगे सर वो तो टू डूज का कंस्ट्रक्टर, टू डूज का कंस्ट्रक्टर दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर ये वाली लाइन आप नहीं लिखते, एक कैसे मैंने लाइन लिखी, एक कैसे ही लाइन मैंने नहीं लिखी, तो रिएक्ट क्या कर रहा है? बाय डिफॉल्ट इसको आपके पास इंटीग्रेट कर रहा है।
मतलब आप ये नहीं भी लिख रहे हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट जा रही है। हाँ अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन आप नहीं लिख रहे तो ये बाय डिफॉल्ट जा रही है। इसका मतलब ये नहीं होने के बाद भी रिएक्ट के लाइब्रेरी में मौजूद है ऑलरेडी, जो आप इसको अगर सेव करेंगे चेक करेंगे तो देखें नाम आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ लिखी है और लिख के आपने यहाँ पर ये प्रॉप्स पास नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट इसको भी अब इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट। अगर यहाँ पे आपको चेंजेस और अगर करते हैं सर ऑब्जेक्ट पास करें तो फिर वैल्यूज के आगे क्या आएगा फिर? तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। अभी हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा ठीक है। अगर आप यहाँ इसको खुद लिखते हैं उसमें आप कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं तो बात अलग है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसमें कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करता हूँ, मैं यहाँ प्रॉप्स गेट कर लेता हूँ और कुछ चीज़ों का मैनिपुलेशन करता हूँ अपने पास से, सही है, तो मेरी बात अलग है। लेकिन अगर मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करके देखता हूँ, जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो बात अलग है। अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो जा रहा है। अब देखते हैं स्टेट। स्टेट कोई बताना चाहेगा कि स्टेट हम नॉर्मली क्यों यूज करते हैं? फिर मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। सर डेटा को सेव सर कराने रेंडरिंग के के लिए लिए। और उसको चेंज करने के लिए, डेटा पास करने के लिए। अच्छा स्टेट से मुराद क्या है? स्टेटफुल स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगह। स्टेटफुल है ये चीज, स्टेटलेस है। स्टेटलेस में इस तरह होता है कि हम उसमें स्टेट यूज नहीं करते उस कंपोनेंट में, और स्टेटफुल में हम यूज करते हैं। अच्छा तो मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टेटफुल और स्टेटलेस से मुराद ये है। स्टेटलेस का मुराद ये होती है कि उसके जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो यूज करे। अच्छा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अब नहीं आ रही सर, अब नहीं आ रही। वो मैसेज का वो आ रहा है डिस्प्ले। अच्छा तो चैट के विंडो डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ चैट की हो रही है, विंडो की थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही। ब्लैक आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रही। तो सर हमने भी आपकी जेसन सर्वर की सर हमने रेपो चेक की है गिटहब पे, तो सर उसके नीचे आपने लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट डाउनलोड करने का, तो सर वहाँ पे 404 का एरर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा तो ये क्यों स्क्रीन क्यों चलेगी? एक मिनट दें मुझे, स्क्रीन क्यों चलेगी थी? अब नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर। नहीं सर, ये चैट जो है ना, चैट सामने हाँ, स्क्रीन सर। पर आ रहा है सर, उसको मिनिमाइज कर दें। नॉर्मली आपकी शायद चैट विंडो जब आती है ना सामने तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। चैट में मैंने लिखा है, अब ठीक है? नो सर। सेम ओल्ड स्टोरी। नो सर अभी भी कुछ नहीं आ रहा। ओहो वो स्क्रीन खत्म ही नहीं हुई अभी तक जो आनी शुरू हो गई है। एक मिनट, एक्चुअली मेरे पास जो मेरी बड़ी स्क्रीन थी ना मैंने डिस्कनेक्ट करी है, दूसरी स्क्रीन से मैं कनेक्ट हूँ। अच्छा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, मैं इसको साथ साथ सॉल्व कर दें। शुरू स्टेट और स्टेटलेस से मुराद क्या है? हमारे पास स्टेट्स ये होती हैं कि आपके पास कोई भी एक पेज रन हो रहा है ब्राउजर पे, या कोई भी एक सर्वर में फाइल रन हो रही है, या कोई भी आपके पास कोई पैकेज रन हो रहा है, या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर का पैकेज रन हो रहा है, तो उसका कोई ना अपना डेटा होता है। अपने डेटे से मुराद ये है कि उसका एक अपना कोई डेटा जनरेट हो रहा होता है। जैसे आप जब जाते हैं किसी पेज पे, आपको वहाँ पे इनपुट फील्ड मिलती है, तो इनपुट फील्ड में जो भी आप डेटा रन करते हैं वो आपके लिए डायनामिक डेटा होता है, उस वेबसाइट के लिए कुछ भी चीज़ स्टैटिक नहीं है। तो जो उसकी अपनी वैल्यू होती है ना पेज की, कि वो पेज अपने पास ऐसी कैपेसिटी रखता है कि उस डेटे को कहीं पे ले जाकर मेमोरी में या किसी बफर में रख सके और उसको पर अपना प्रैक्टिकल कर सके, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। मतलब उसके पास कोई अपना स्टेट हो जहाँ पे वो अपना डेटा रखे, डेटाबेस नहीं हो, सर्वर नहीं हो, अपना स्टेट हो। जैसे आप किसी ब्राउजर के पेज पे गए, आपने वहाँ पे कुछ लिखा, तो वो जो आपने लिखा ना वो अभी उसके बाद लोकल रखा हुआ है। अगर वो स्टेटलेस होगा तो स्टेटलेस से मुराद है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि उस डेटे को अपने पास लोकल रख सके,
वो सिर्फ उस डेटे को कहीं पर ट्रेवल करवा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और वहीं पे उसको सेव हो सकता है। अगर वो स्टेटफुल है तो उसके पास अवेलेबिलिटी है कि वो अपने डेटे को उस हद तक जहाँ पे है वहाँ तक उसको लोकली सेव कर सकता है। तो ये हमारे पास स्टेटलेस और स्टेटफुल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फंक्शन कंपोनेंट वहाँ पे स्टेटलेस हैं और स्टेटफुल हैं? स्टेटफुल है सर वो। स्टेटफुल हैं? कोई यस इसको सर। डिस्क्राइब सर करना चाहेगा? पता नहीं सर, पता नहीं। पता सर नहीं ये और स्टेट का मैं पूछ रहा था सर कि स्टेट हम यूज तभी करते हैं अगर जो हमारे पास जो करंट पेज है उसमें हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। जी, हमें ज़रूरत हो, जैसे हमारे पास इनपुट फील्ड आई है, अब इस इनपुट फील्ड पे मुझे ज़रूरत है कि मैं डेटा अपने पास रखूँ लोकली पहले, उसके बाद उसको आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ मुझे स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। अच्छा, ओके मुझे सर, सिर्फ थैंक यू। 1 मिनट मैं इसको स्क्रीन का मसाज कर दूँ। सैटरडे संडे सर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। चलो CNC यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं रिमूव करना पड़ेगा इसको। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो सर वो जेसन सर्वर में सर वो प्रोजेक्ट वाले से बता दो, वो एरर आ रहा है उनका। जेसन सर्वर में जाते हैं और इस प्रोजेक्ट पे एरर आ रहा है आपके पास। लास्ट में सर, लास्ट में जो ये सर लास्ट में ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है नीचे। स्टार्टर किट्स ही अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह क्या है? मास्टर तो यहाँ है। इसको मैं देख लेता हूँ, ये लिंक पे डेटा अवेलेबल नहीं है, 404 का सीनियर आ रहा है। ठीक है, तो स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वापस से वहीं से आते हैं। स्टेट हमारे पास यहाँ किस तरह बन सकते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन है दिस डॉट स्टेट। क्या आप यहाँ पे एक स्टेट बना सकते हैं, तो स्टेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर में स्टेट रखते हैं, जो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस है।